हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन। आज हम करने वाले हैं आपका बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। ये आपका वन शॉट वीडियो है। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा चैप्टर बहुत इजी वे के अंदर समझा दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आता है आपका मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग की एक्चुअली डायरेक्टिंग होता क्या है। तो डायरेक्टिंग रिफर टू द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, इसके मेन फंक्शन क्या होते हैं? 3 फंक्शन होते हैं आपके। ठीक है, डायरेक्टिंग के अंदर एक आता है गाइड करना, ठीक है, दूसरा मोटिवेट करना, तीसरा इंस्ट्रक्ट करना एंड ओवरसीइंग्स एम्प्लॉय टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि ये 4 चीज़ें करना एम्प्लॉयज़ के साथ ताकि आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर पाओ एफिशिएंटली हमने प्रीवियसली वीडियोस के अंदर समझा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के बीच का डिफरेंस। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, किसी गाइड करना है यानी कि किसी को समझाना, मोटिवेट करना, इंस्ट्रक्ट करना या फिर उनको देखना अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव हो पाए एफिशिएंटली तरीके से। ये आपकी क्या होती है? डायरेक्टिंग होती है। ठीक है ना, ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच का जो ब्रिज है ना, ये वो कहलाया जाता है। यानी कि प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक का मेन काम आपका क्या है? डायरेक्टिंग है। ठीक है ना, इट इन्वॉल्व्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप टू इंस्पायर। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि जो आपके मैनेजर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो, और वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं और किस टाइप के जो आपके मैनेजर हैं वो आपके लीडर हैं। ठीक है, वो सब आपका डायरेक्टिंग का पार्ट है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर सबसे पहले आता है इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बाय असाइनिंग टास्क एंड गाइडिंग एम्प्लॉय। तो डायरेक्टिंग सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहले हम टास्क असाइन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, यानी कि उनको काम देते हैं कि ये आपका काम है, ये आपको करना है। ठीक है ना, और उनको गाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को कि ये इस तरीके से काम होगा, आपको इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले ये एक्शन करवाते हैं, इनिशिएट्स एक्शन। ठीक है, विदाउट डायरेक्टिंग द प्लानिंग रिमेन अनइम्प्लीमेंटेड। अगर हम डायरेक्टिंग नहीं करेंगे तो हमने प्लान जो बनाया था, प्लानिंग जो की थी, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो प्लानिंग हम क्यों करते हैं? किसी भी काम को करने के लिए करते हैं। जब वो हमें काम करना ही नहीं है, ठीक है, तो हम उसके लिए प्लान भी क्यों बनाएं? तो जो आपने प्लान बनाया था वो आप डायरेक्टिंग के अंदर एग्जीक्यूट करते हो। अगर कोई डायरेक्टिंग नहीं है तो कोई प्लानिंग नहीं होगी, और अगर कोई प्लानिंग नहीं है तो कोई डायरेक्टिंग नहीं होगी। इन दोनों के बीच का कनेक्शन है। ठीक है, और उसके बाद आता है परवेसिव फंक्शन। डायरेक्टिंग, हाँ, डायरेक्टिंग ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ ऊपर टॉप लेवल के मैनेजर काम करेंगे या फिर मिडल के करेंगे या फिर लोअर के करेंगे, ऐसा नहीं है। तीनों को अपनी तरफ से पूरा पूरा काम करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टिंग जो है वो है परवेसिव फंक्शन। आपका टॉप, मिडल और लोअर लेवल तीनों लोग ये काम करते हैं, तीनों लेवल के लोग ये काम करते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इसको बार बार आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक काम सिर्फ एक बार होगा, वो आपका थ्रू आउट द लाइफ साइकिल वो आपके उसके अंदर चलता ही रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा है कि मतलब कोई एक बार काम एक बार करके छोड़ना होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपको रेगुलर ग्रोथ चाहिए, सक्सेसफुल बिजनेस बनना है, तो आपको वो रेगुलर बेसिस पे काम करना ही पड़ेगा। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब ह्यूमन सेंट्रिक यानी कि एक ह्यूमन बेस अप्रोच है, यानी कि ये ज़्यादातर किस पर फोकस्ड है? इंसानों के ऊपर। आप गाइड किसे करोगे? ह्यूमंस को ही करोगे। मोटिवेट किसे करोगे? ह्यूमंस को ही करोगे। और इंस्ट्रक्ट किसको करोगे? ह्यूमंस को ही करोगे। आप मशीन को गाइड नहीं कर सकते, आप मशीन को मोटिवेट नहीं कर सकते। तो ये मेनली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर वर्क करता है। और फैसिलिटी अडेप्टेबिलिटी, इट हेल्प्स एम्प्लॉय टू कोप विद चेंजेस। अब जैसे हमने पढ़ा था कि चेंजिंग एनवायरनमेंट आपका डायनामिक है, तो ये एम्प्लॉयज़ को हेल्प करता है कि मतलब जो आपका चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जो आपका डायनामिक एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से ये अपने आप को चेंज करें। ठीक है ना, आपके एम्प्लॉयज़ अपने आप को चेंज करें, तो ये अडेप्टेबिलिटी पर फोकस करता है। तो ये 5 थे आपने, इनिशिएट एक्शन, परवेसिव फंक्शन, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ह्यूमन सेंट्रिक, फैसिलिटेट, अडेप्टेबिलिटी। अब उसके बाद देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग? गाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट, इंश्योर
ऑल एम्प्लॉय वर्क टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर हमें ये देखना है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है सब सेम गोल की तरफ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है इसकी। ये हमें ये बताते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सेम ऑर्गेनाइजेशनल गोल या फिर सेम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट की तरफ काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और दूसरा काम कर क्या होता है, मोटिवेट एम्प्लॉय। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनकरेज करना ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और काम किस तरीके से करें, एफिशिएंटली करें। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना, मोटिवेट करना ताकि वो अपना काम बेस्ट यानी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और एफिशिएंटली वर्क करें। ये जो आप टर्म्स हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा मार्क्स को स्कोर करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी आपकी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर टेक्निकल वो चलती है लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस, वर्क एफिशिएंटली, मोटिवेशन, इनकरेजेस, तो आपके मार्क्स मिलने के चांसेस आपके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप ट्राई करें कि आप बिजनेस स्टडीज़ के आंसर थोड़ी इसी की लैंग्वेज में लिखें तो बेटर रहेगा। ठीक है, और फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय। यानी मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच की बात को ईजी कर देता है क्या चीज़, डायरेक्टिंग। ये था आपका थर्ड इम्पोर्टेंस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इंश्योर इफेक्टिव सुपरविजन बाय मॉनिटरिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। गाइडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो एम्प्लॉय हमारा काम कर रहा है उसको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं, उसको हम हमेशा देखते हैं कि वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, और इट इंश्योर एडियरेंस टू द सेट स्टैंडर्ड। ठीक है, जो आपने स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके हिसाब से आपका जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये हम देखेंगे इसके अंदर। और इम्प्रूव लीडरशिप, ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। लीडरशिप इन डायरेक्टिंग इंस्पायर कॉन्फिडेंस एंड बिल्ड एन एटमॉस्फेयर फॉर कॉर्पोरेशन। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप अच्छी है, ठीक है, तो आपके एम्प्लॉयज़ में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट था। अब चलते हैं हम एलिमेंट्स की तरफ कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं आपके डायरेक्टिंग के। सबसे पहले आता है आपका एलिमेंट जो आता है वो सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, इट इज़ ओवरसीइंग द सबऑर्डिनेट वर्क एंड इंश्योरिंग दे परफॉर्म देयर असाइंड ड्यूटी एफिशिएंटली। यानी आप हैं मैनेजर, आपने अपने सबऑर्डिनेट को काम दे दिया कि ये करना है। ठीक है, अब वो काम कर रहा है तो आप उसको देखेंगे। ठीक है, और ये चेक करेंगे जो आपने उसको काम दिया है वो ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, यही चीज़ क्या कहलाई जाती है, सुपरविजन। आई होप ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अंदर रोल क्या क्या होते हैं सुपरविजन के, इंश्योर क्वालिटी एंड टाइमली कंप्लीट ऑफ टास्क। जब आप उसको काम देंगे यहाँ पर तो आप क्या चेक करेंगे कि एक तो उसने जो आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया था तो उसकी क्वालिटी कैसी बनाई। ठीक है, और दूसरा जिस टाइम में आपने दिया था, जिस टाइम पीरियड के अंदर आपने बोला था उससे कि बनाना है, उस टाइम पीरियड के अंदर उसने बनाया है नहीं बनाया, यही तो आप चेक करेंगे। तो यही क्या होगा, सुपरविजन होगा। ठीक है ना, ये आपके वर्कर यानी कि जो आपका एम्प्लॉय है, सबॉर्डिनेट है, और मैनेजमेंट यानी जो आप हो मैनेजर, इन दोनों के बीच क्या लिंक है, क्या, सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन इन दोनों के बीच का क्या है, लिंक। और प्रोवाइडेंस ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड रिजॉल्व एम्प्लॉयज़, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है और मतलब एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉय टू अचीव गोल थ्रू रिवार्ड, रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट। यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं उन्हें, ताकि जो आपका वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है ना वो अचीव कर पाएँ। यानी कि आप बोल रहे हो कि मान लीजिए कोई एक इंसान आपके 100 प्रोडक्ट बनाता है एक दिन में, अगर आप उससे बोलो कि आप अगर 110 बढ़ाओगे तो जो हम आपको 1000 रुपये देते हैं उसकी जगह 1100 की जगह 1200 रुपये देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपने उनको रिवार्ड बोल दिया। या फिर उनको रिकॉग्निशन दो, यानी उनको अगर वो थोड़े ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए तो आप उनको कुछ ट्रॉफ़ी वगैरह दे दो कि ये आपको ट्रॉफ़ी मिलती है, आपने बहुत अच्छा काम करा है। ठीक है, या फिर उनको सपोर्ट करो। तो ये आपकी क्या हो गई, मोटिवेशन हो गई। उससे क्या होंगे, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे काम करने की तरफ। ठीक है,
मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग दैट ड्राइव एक्शन। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन जो आती है इंसान के अंदर से आती है, ये कोई एक्सटर्नल फीलिंग नहीं है, ठीक है। इस कैन बी इंस्ट्रिक्ट पर्सनल सेटिस्फेक्शन और एक्सट्रिंसिक यानी रिवार्ड बेनिफिट। या तो एक इंसान जो मोटिवेट होगा वो अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होगा, मान लीजिए ये जो अवार्ड मिला उसे, वो क्या थी, पर्सनल सेटिस्फेक्शन। और या फिर एक्सट्रिंसिक क्या होगा, जो उसको पैसे ज़्यादा मिल रहा था। यहाँ पर 200 रुपये, सॉरी, यहाँ 200 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो ये क्या होगा उसके लिए, वो होगा एक्सट्रिंसिक चीज़ हो गई है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, ठीक है। इसके अंदर ये आपने देखा होगा आपकी बुक के अंदर, ये मैं थोड़ी सी चीज़ रिमूव कर देता हूँ। हाँ, आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का ट्राइंगल बना हुआ था, ठीक है। इसके अंदर ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसके अंदर ये इसी टाइप की नीड्स दे रखी हैं आपकी, ठीक है। ये आपको उल्टा एक तरीके से समझ लीजिए। ये फर्स्ट के अंदर आपका आएगा फिजियोलॉजिकल, सेकंड के अंदर सेफ्टी, थर्ड में सोशल, फोर्थ में एस्टीम, पांचवें में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। ये रिवर्स के अंदर है। तो सबसे पहले आपकी नीड जो होती है, जो ग्राउंड लेवल पर आती है, वो होती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड। मैस्लो एक आपके तो मैस्लो के हिसाब से नीड्स जो होती हैं इंसान की, वो 5 टाइप की होती हैं। सबसे पहली आती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड कौन सी होती है, जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। जो आपकी बेसिक चीज़ है, क्या हो गई, आपको खाना चाहिए डेली, जिसके और आपको पहनने के लिए कुछ चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, और शेल्टर चाहिए, यानी कि आपको घर चाहिए। ये बेसिक आपकी चीज़ें हैं, ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है, ये ज़रूरत है। और उसके बाद इन सब चीज़ों के बाद इंसान को क्या चाहिए होता है, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स क्या होती हैं, सेफ्टी नीड्स जैसे कि जॉब सिक्योरिटी की, मुझे जॉब से एकदम से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। आपका इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस, और बहुत टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, कार का इंश्योरेंस, और सेफ्टी मेजर की आप सेफ़ हैं या फिर नहीं है, ठीक है। ये आपकी सेफ्टी नीड्स का पार्ट होंगी। और उसके बाद आता है आपकी सोशल नीड। सोशल नीड के अंदर इंसान को बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत होती है, टीम स्पिरिट, रिलेशनशिप, उसकी फैमिली वगैरह, वो उसकी सोशल नीड है। वो भी उसके लिए जितने ज़्यादा ये फिजियोलॉजिकल नीड ज़रूरी हैं, सोशल नीड उसके सेकंड लेवल पर आती हैं, यानी कि फैमिली, भाई बहन, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये सोशल नीड्स का पार्ट है। और एस्टीम नीड्स होती है, क्या नाम है, एस्टीम नीड्स 4th लेवल पर आती है। अब ये एस्टीम नीड्स यानी कि उसको चाहिए समाज में इज्जत, कि उसको क्या मिले, रिकॉग्निशन मिले, उसको अवार्ड्स मिले, उसका प्रमोशन हो। ये चौथी चीज़ है जो कि इंसान की नीड होती है। और पांचवी होती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है ये टॉप वाली, यानी कि ये सबसे मैक्सिमम, ये ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को क्या मिलता है कि ये मतलब उसका जो पर्सनल पोटेंशियल था ना, वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपकी होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड जो बेसिक आपकी ज़रूरत होती हैं, और फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स, और उसके बाद सोशल नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। ये आपकी हो गई टोटल 5 टाइप्स की नीड्स, ठीक है। अब देखते हैं कि लीडरशिप, लीडरशिप की मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लीडरशिप क्या होती है, एक एबिलिटी होती है इंसान की, वो दूसरे लोगों को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, और अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करे, गाइड करे। सॉरी एवरीवन, आई वाज जस्ट हैविंग अ कॉल, सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। तो सब हम क्या पढ़ रहे थे, लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो लीडरशिप देखते हैं होता क्या है। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड एम्प्लॉय। लीडरशिप एक इंसान की, एक मैनेजर की एबिलिटी, एक ऐसी खासियत है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर सके और गाइड कर सके, ठीक है। लीडरशिप एक टाइप की एबिलिटी है, ताकि जिससे वो अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर सके और गाइड कर सके, ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल और या फिर ऑब्जेक्टिव जो हैं अचीव हो पाएँ, ठीक है ना। तो ये एक टाइप की एबिलिटी या फिर स्किल कह सकते हैं आप, जो एक मैनेजर के अंदर होती है, जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, या फिर इन्फ्लुएंस करता है, या फिर गाइड करता है, ठीक है। ये एक टाइप की ऐसी स्किल है ताकि वो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाएँ। तो ये था आपका लीडरशिप। अब लीडरशिप के
टाइप्स देखते हैं कि होती क्या क्या क्या। 3 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मैनेजर टेक ऑल डिसीजन। इसके अंदर जो मैनेजर होता है सारे डिसीजन वही लेता है, उसके अलावा कोई डिसीजन नहीं लेगा। ठीक है, तो सारी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? मैनेजर के पास। एंड सबॉर्डिनेट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑर्डर। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबॉर्डिनेट होता है, उनसे बोला जाता है बस मैं हुक्म दूंगा और तुम लोग मानो मेरी बात। बस ये सीधा सीधा यही तो ऑटोक्रेटिक। ठीक है, मतलब राजा वाला शासन समझ लीजिए कि मैं बस बोलूँगा आपको करना है, तो ये ऑटोक्रेटिक हो गई। और डेमोक्रेटिक क्या होगा कि एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग। यानी इसके अंदर जिस तरीके से ये ऑर्डर दे रहा था, इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ को शामिल करते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके हमारे साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। ऐसे टाइप की लीडरशिप स्टाइल क्या कहलाई जाती है? डेमोक्रेटिक। एक में वो खुद डिसीजन ले रहा है, दूसरे में वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी इंक्लूड कर रहा है। थर्ड आती है आपकी लेजर-फेयर, मिनिमल इंटरवेंशन फ्रॉम द मैनेजर। इसके अंदर तो मैनेजर बहुत ही कम डिसीजन मेकिंग के बारे में सोचता है, वो सारा का सारा किससे बोल देता है कि एम्प्लॉयज़ से कि तुम ही कर लो। इसके अंदर आलसी टाइप का लीडर होता है, वो बोलता है छोड़ो सब कुछ, आप लोग ये कर लो, मैं तो बस आराम करूँगा। ठीक है, एम्प्लॉयर गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू मेक डिसीजन। एम्प्लॉयज़ को पूरी पूरी फ्रीडम मिलती है, वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। इस टाइप की लीडरशिप स्टाइल क्या कहलाई जाती है? लेजर फेयर। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन बिटवीन इंडिविजुअल। यानी दो लोग, दो इंसान हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं? आइडिया, इंफॉर्मेशन या फिर इंस्ट्रक्शन। ये 3 चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या कहलाई जाएगी? कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत। अब टाइप देखते हैं कम्युनिकेशन के होते क्या क्या हैं, किस किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है। एक होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉलोज द ऑफिशियल हायरार्की। एग्जांपल नोटिस, रिपोर्ट, सर्कुलर। यानी कि आपका बॉस है, ठीक है, और आप उसके एक एम्प्लॉय हो, तो ये आपको क्या देगा? ये आपसे बैठकर ऐसी बातें करेगा, ओ भाई कैसे हो, ठीक हो, घर में सब ठीक? नहीं ना। या आपके और इनके बीच में किसकी बात होंगी? जो ऑफिशियल नोटिस निकलेंगे, या फिर आपको जो रिपोर्ट सबमिट करनी है, या फिर जो कोई ऑफिशियल सर्कुलर आया, ठीक है, इस टाइप की बात होंगी आपके बीच में, और कुछ फालतू एक्स्ट्रा बात होगी नहीं। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन क्या कहलाई जाएगी? फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद होगी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मान लो एक आपका दोस्त है जो आपके साथ काम करता है, तो उससे सिर्फ आप और नोटिस, रिपोर्ट और सर्कुलर की बातें थोड़ी करोगे। आप उससे कुछ भी चीज़ बातें कर सकते हो कि हाँ आज मेरे घर में ये हुआ, आज मेरे घर में वो हुआ। तो आप दोनों कुछ भी चीज़ बातें करोगे। मान लीजिए ये बॉस है और आप दोनों सबॉर्डिनेट हो, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड है, तो इस टाइप की कम्युनिकेशन क्या कहलाई जाएगी? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको ग्रेप वाइन भी कहते हैं। अगर ग्रेप वाइन नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो वो आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही है। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन के बीच में रुकावटें क्या क्या आती हैं, बैरियर क्या क्या आते हैं, वो कहलाया जाता है आपके बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले आता है सिमेंटिक बैरियर, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स और लैंग्वेज डिफरेंसेस। सिमेंटिक बैरियर क्या कहलाया जाते हैं? मान लीजिए एक इंसान है, उसको हिंदी आती है, और आपका जो दोस्त है उसको हिंदी नहीं आती, उसको बंगाली आती है मान लीजिए, उसको कोई दूसरी भी लैंग्वेज आ जाती है। अब आपकी लैंग्वेज में एक वर्ड है, उसकी मीनिंग कुछ अलग है, और उसकी लैंग्वेज में उस वर्ड का मीनिंग कुछ अलग है, ठीक है ना। तो आपने उसको कुछ समझाया, उसके समझ कुछ आया। तो इस टाइप की रुकावटें जो होती हैं सिमेंटिक बैरियर कहलाई जाती हैं, कि आपने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया या फिर लैंग्वेज का ऐसा डिफरेंस था जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाई, ठीक है ना, वो रुकावट बन गई, बैरियर बन गया, क्या? वर्ड्स या फिर लैंग्वेज। ये क्या कहलाई जाएगी? आपके सिमेंटिक बैरियर कहलाए जाएंगे, ठीक है। इमोशनल बैरियर क्या कहलाए जाएंगे? पर्सनल इमोशन अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब मान लीजिए आपको कुछ, क्या नाम है, एक इंसान बड़ा खुश था, हैप्पी था, आपको कुछ जाकर उसे सैड खबर देनी है, ठीक है, तो वो आप उसको एकदम से देंगे तो वो उसके ऊपर अफेक्ट ना करे, या फिर वो किसी और तरीके से ले ले उस बात को, तो वो बात वो ढंग के तरीके से समझ ना पाए, या फिर वो गुस्से में है, आप उसको कुछ समझाया जा रहा हो। खैर हैप्पी में तो इंसान समझ जाता है। मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा एंग्री है और आप इसको कुछ समझा रहा हो, तो वो उसके समझ में नहीं आएगी बात, ठीक है ना। तो इमोशन उसके लिए बैरियर बन जाएंगे कि वो बात को समझ सके। ये चीज़ क्या कहलाई जाती है? आपकी इमोशनल बैरियर। और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होती है? लॉन्ग हायरार्कीज़। यानी अब आपको कुछ रिपोर्ट देनी है डायरेक्ट कंपनी के सीईओ को, ठीक है, अब मगर आपसे कहा जा रहा है पहले ऊपर जाओ, क्या नाम है, अपने उसको दो, अपने बॉस को दो, और वो अपने क्या नाम है टॉप लेवल के मैनेजर को देगा, फिर वो आपके सीईओ को देगा।
तो ये इतना लंबा बैरियर है, आपने इसको कुछ बताया, उसने इसे कुछ बताया, उसने इसे कुछ बताया, ठीक है। तो ये बहुत लंबी बात चली गई, तो उसका रिजल्ट क्या आ गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो ये क्या कहलाया जाएगा आपका, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहलाया जाएगा। पर्सनल बैरियर क्या होगा, क्या नाम है, दो इंसान है, उन दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है एक दूसरे को लेकर, वो एक्चुअल बात शेयर नहीं कर रहा है, ये क्या कहलाया जाएगा आपका, पर्सनल बैरियर कहलाया जाएगा। चार टाइप के हो गए, सिमेंटिक, इमोशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। अब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग होते क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है यूनिटी ऑफ कमांड सॉरी यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, एम्प्लॉय शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी जो आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको जो इंस्ट्रक्शन लेने हैं वो सिर्फ एक ही बॉस से लेने हैं। आपका सिर्फ कितना होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे तो सब अपनी अपनी ज़्यादा करेंगे, आप किसी की बात समझ नहीं पाओगे, काम अच्छा होने की जगह काम क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो एक बॉस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही बॉस हो, वो ही सबको ऑर्डर दे कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तभी ही काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो ये क्या कहलाया जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि सिर्फ एक ही इंसान से कमांड मिले, वो होगा आपका यूनिटी ऑफ कमांड। Abuse of informal organization. Manager should recognize informal group within the organization and utilize them to promote coordination. यानी कि जो आपका बॉस है उसको देखना है कि अच्छा इस इंसान इन दो लोगों में दोस्ती है, अच्छा इन दो लोगों में दोस्ती है, तो ऐसा करता हूँ इनका ग्रुप बना देता हूँ ताकि काम अच्छे से हो, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और ये लोग काम अच्छे से कर पाएँ। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना देना, ये भी प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग है। ऑन मैक्सिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी डायरेक्टिंग शुड एंश्योर दैट एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि एक मैनेजर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉयज से कि बोले, कहे कि आप अपना मैक्सिमम दो, जितना भी ज़्यादा आप कर सकते हो ना अपना मैक्सिमम वो दो, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाए, ठीक है। और इफेक्टिव लीडरशिप, अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, लीडरशिप स्किल अच्छी है, आप गाइड अच्छे से कर रहे हो, इंस्पायर अच्छे से कर रहे हो, कॉन्फिडेंस अच्छा है बिल्ड कर रहे हो आप अपने एम्प्लॉयज़ का, तो आप एक अच्छे लीडर हो, जिसकी वजह से आप गाइडिंग भी अच्छी कर रहे हो, डायरेक्टिंग भी अच्छी कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई फोर्थ इफेक्टिव लीडरशिप। पांचवा आगा आपका मैनेजरियल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, जो आप उनको बात बता रहे हो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, उनके समझ में आनी चाहिए, और फ्री ऑफ बैरियर्स। चार टाइप के बैरियर्स हमने ऊपर देख लिए, उन चारों में से कोई भी रुकावट ना बने, उसको आसानी से समझ में आ जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, तो मैनेजरियल कम्युनिकेशन आपकी प्रॉपर हो जाए। फॉलो थ्रू, मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी। यानी आपको जो आपको डायरेक्शन देनी है उनको वो देना, और देखना कि अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो जब ज़रूरी लगे उस काम को सही करना या फिर उसको गलत करने से रोकना, ठीक है। अब देखते हैं मोटिवेशन की टेक्निक क्या क्या होती हैं, आप किस किस तरीके से मोटिवेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आ गया फाइनेंशियल इंसेंटिव, पैसा भाई, पैसा पैसा बोलता है, कुछ करो मत करो पैसा दे दो, सब मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। 1000 के 2000 दे दो, ना काम करने वाला भी 10 घंटे काम करेगा। तो सबसे पहला क्या आ गया, फाइनेंशियल इंसेंटिव, सैलरी बढ़ा दो, बोनस दे दो, प्रॉफिट में से शेयर दे दो, ठीक है ना, या फिर कुछ भी पैसों का रिवार्ड दे दो, तो इंसान मान ही जाएगा। तो ये क्या होगा आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया, किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए पैसा दे देना। अब नॉन फाइनेंशियल देखते हैं कि किस किस तरीके से मोटिवेट हो सकता है। किसी इंसान को रिकॉग्नाइज कर रहा हो, आप इज्जत दे रहा हो, या उसका करियर ग्रोथ कर रहा हो कि अगर ऐसा काम करा तो हम तुम्हें प्रमोशन देंगे, ये करेंगे, उसकी जो आपकी जॉब अच्छी करेंगे, आपको मैनेजमेंट का साथी बना लेंगे, ठीक है। उसको वर्क एनवायरनमेंट अच्छा दो कि मतलब आपके पास एसी भी है, कॉफ़ी भी है, खाना भी देंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया, ठीक है। ये पैसे के अलावा जो चीज़ है जो इंसान को मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए, वो ये सोचेगा यार यहाँ पर मुझे ऑफिस मिला हुआ है, एसी मिला हुआ है, मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जाऊँ जहाँ पर मुझे लंच भी नहीं मिलेगा और इस तरीके की चीज़ है, या फिर यहाँ पर तो मेरे करियर की ग्रोथ होती रहेगी, मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से वो मोटिवेट हो जाएगा आपके पास। लीडरशिप स्टाइल तो हमने ऊपर देख ही लिया, आपको ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़र फेयर, इनके बीच का डिफरेंस है। आई डोंट थिंक कि आपको मुझे समझाने की ज़रूरत है, बहुत ईजी है। मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बैरियर टू कम्युनिकेशन ये भी हमने देख लिया, तो बस
यही था आज की वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।